हेलो स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत के वर्गीकरण में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे जीव होते हैं उनको कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो हमने उसके बाद 3 पद्धति पढ़ी थी जो हमारी 2 मान्य नहीं थी। उसके बाद हम तीसरी पद्धति में आए जो हमारी मान्य थी और 5 वर्गों में वो डिवाइड करी गई थी। तो 5 वर्ग कौन कौन से थे? वो एक था मोनेरा हमारा, दूसरा था हमारा प्रोटिस्टा, और तीसरा हमारा फंजाई था। उसके बाद हमारा प्लांटी था, प्लांटी के बाद था हमारा एनिमेलियम। तो फिर आज हम पढ़ते हैं अपना जो हमारा सबसे पहला वर्ग है। वो हमारा सबसे पहला वर्ग कौन सा है? तो हमारा पहला वर्ग है जगत मोनेरा, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये मोनेरा वर्ग है, इसमें किस तरीके के जीव आते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं जीवों के, उनकी संरचना किस तरीके से होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा यानी कि इसमें हमने ये कल पढ़ ही लिया था कि इसमें क्या होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें जो जीव होते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, और इसमें जो जीव पाए जाते हैं वो होते हैं जीवाणु, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा। अब इसके सामान्य लक्षण देखते हैं कि इसमें लक्षण कैसे होते हैं, इसके जो जीव होते हैं उनमें लक्षण किस तरीके से होते हैं। तो इसमें जो लक्षण होते हैं, इसमें पहला लक्षण आता है इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं होता। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। अब सत्य केंद्रक क्या होता है या फिर इसमें अभाव क्यों होता है, या फिर अब असत्य केंद्रक क्या होता है? तो असत्य केंद्रक तो वही होगा कि जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। जैसे कल हमने, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्या होता है सत्य केंद्रक के बारे में। तो उस तरीके से इसमें आता है कि इनमें डीएनए कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। जो डीएनए होता है इसका मेन कंपोनेंट होता है ये किसी भी जीव का। तो जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। इसमें केंद्रिका तथा केंद्रक कला नहीं पाई जाती। जब डीएनए कोशिका द्रव्य में फैला रहेगा तो फिर केंद्रिका और केंद्रक कला का कोई यूज नहीं होगा इसमें। तो उस स्थान को न्यूक्लियोइड तथा केंद्रिकाभ कहते हैं। तो जो स्थान होगा वो न्यूक्लियोइड और केंद्रिकाभ से वो कवर होगा स्थान, तो इसलिए इसमें केंद्रक का जो अभाव है वो रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि इनमें झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाई जाती। झिल्लीयुक्त कोशिकांग क्या होती हैं? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, केंद्रक वगैरह, ये सब होती है हमारी झिल्लीयुक्त कोशिकाएं। तो उसके बाद आता है कि ये क्या होते हैं, इनमें द्विकुंडलित गोलाकार नग्न डीएनए नहीं पाया जाता। द्विकुंडलित क्या होता है? द्विकुंडलित इस तरीके से हमारा होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है इस तरीके से। तो इसमें जो द्विकुंडलित जो हमारा डीएनए होता है वो नहीं पाया जाता। और इनमें इनमें हिस्टोन तथा गुणसूत्र नहीं पाए जाते। उसके बाद क्या होता है इसमें कि इसमें जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर जो और जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि जो सेल वॉल्स होती हैं उनमें वो सब पाई जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। रिक्तिकाएं क्या होती है हमारी? ये ऐसी होती है कि इनमें 70% पानी होता है, पानी से बनी हुई होती हैं ये रिक्तिकाएं, प्रत्येक जीव में पाई जाती हैं। लेकिन जो जीवाणु होते हैं मोनेरा जगत के, उनमें रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। दूसरा, इनमें राइबोसोम जो होते हैं वो 70s प्रकार के पाए जाते हैं। अब आपको ये पता हो, अब आप ये सोच रहे हो कि 70s प्रकार क्या होता है, तो अभी मैं आपको इसके लक्षण बता रही हूँ। उसके बाद हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा, तो उसमें 70s प्रकार या फिर जो राइबोसोम होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, 30s होते हैं, 50s होते हैं, इस तरीके से। तो ठीक है, अब आता है कि जगत मोनेरा में जो पोषण विधियाँ होती हैं उनमें विविधता पाई जाती है, यानी कि इसमें जो पोषण विधियाँ होती हैं वो डिफरेंट पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके से पाई जाती हैं। उसके बाद कुछ जीव सहजीवी भी होते हैं, जैसे कि राइजोबियम। यह क्या करता है? ये तेलहनी फसलों की सतह में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, यानी कि ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। NO2 को NO3 में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ये जो तिलहनी फसलें होती हैं, जैसे कि ये होती हैं हमारी चना वगैरह, दाल वगैरह, इनकी जड़ों में पाया जाता है ये। तो एक तरीके से क्वेश्चन भी बन जाता है हमारा कि जो कि तिलहनी फसलों की सतहों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो वो होता है राइजोबियम हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मोनेरा के सदस्यों में केवल वर्धी जनन या अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं चैप्टर 1 में, कि हमारा अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन वो होता है जो किसी भी जीव में स्वयं हो जाता है, और यानी कि किसी दूसरे जीव की सहायता नहीं रहती। और लैंगिक जनन क्या होता है कि जिसमें 2 जीवों की सहायता रहती है, यानी कि एक मेल और दूसरा फीमेल, दोनों के संयोजन से होता है ये।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जगत मोरेरा में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो वातावरणीय परिस्थितियों जैसे अत्यधिक गर्म स्थानों पर अति लवणीय क्षेत्रों में व दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोनेरा के अंदर ही ऐसी क्वालिटी होती है, यानी कि इसमें जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जहाँ पे जीव नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी इसके जो जीव होते हैं वो इस तरीके की कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे झरने वगैरह होते हैं, गर्म स्थान होते हैं लवण युक्त, उन सब में भी ये पाए जाते हैं। अब जो हमारे जीवाणु हैं उनको दो वर्ग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा आर्किबैक्टीरिया और दूसरा होता है हमारा यूबैक्टीरिया। यानी कि मोनेरा में हम जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं और जीवाणु भी दो तरीके से पढ़ते हैं। हम फर्स्ट पढ़ते हैं हम आर्किबैक्टीरिया, दूसरा होता है यूबैक्टीरिया। जो हमारा यूबैक्टीरिया होता है ये होते हैं हमारे सत्य जीवाणु। ठीक है, अब आर्किबैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं कि हमारा आर्किबैक्टीरिया फिर आद बैक्टीरिया हमारा होता क्या है। इसमें क्या होता है कि इनके जो सदस्य होते हैं वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव है। यानी कि जो आर्किबैक्टीरिया है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रथम जीव है, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी पर यही पाया गया था। इसके बाद क्या होता है, इसकी कोशिका झिल्ली जो होती है, इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड से बनी होती है। इन्हें प्रतिकूल वातावरण से ये सुरक्षित रखती है, यानी कि जैसा भी उनका वातावरण होगा उनके हिसाब से उस तरीके से उसको सुरक्षित रख लेगी। ठीक है, और तीसरा क्या आता है कि इसमें इनको मुख्य रूप से 3 समूहों में रखा गया है। इनको भी 3 समूहों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा मीथोनोजन। तो मीथोनोजन का मतलब ये जिसमें नोजन आ जाएगी उसमें बायोगैस बनती है। मीथेन जो होती है गोबर से बनती है, बायोगैस होती है जिसका यूज़ हम गाँव में उपले बनाने में भी करते हैं कि उपले क्या होते हैं हमारे बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके अंदर बायोगैस पाई जाती है। ठीक है, ये कहता है कि दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये अनोक्सी जीवाणु है। ऑक्सी और अनोक्सी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सी में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनोक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये श्वसन था ऑक्सी और अनोक्सी। उसके बाद क्या होता है कि ये वातावरण में उपस्थित CO2 या फ्यूमेरिक अम्ल जिससे मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से और फ्यूमेरिक अम्ल से मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये जीवाणु कुछ जंतुओं के रूमेन यानी कि प्रथम आमाशय में उपस्थित होते हैं। प्रथम आमाशय में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और ये सेलुलोज के पाचन में सहायता करते हैं। यानी कि जो जितने भी जंतु होते हैं, जंतु में जो गोबर बनता है वो क्या होता है कि उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज से क्या होता है, सेलुलोज से इनमें बायोगैस बनती है। बायोगैस से क्या होता है कि जल्दी इनके अंदर ये जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं और जल्दी ये मतलब एक तरीके से जल जाते हैं। ठीक है, उसके इसका एग्जाम्पल है मेथिनोकोकस। अब आते हैं हमारे हेलोफिल्स, यानी कि सेकंड टाइप आता है हमारा हेलोफिल्स, फर्स्ट था हमारा मीथेनोजन। ठीक है, तो हेलोफिल्स में क्या होता है कि अति लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे नमक क्षेत्र होंगे जैसे कि समुद्र वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं, ये होते हैं होलोकोकस। ठीक है, थर्ड आता है हमारा थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स जो होते हैं ये गंधक युक्त झरने, जो गंधक युक्त झरने होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। गंधक युक्त झरनों में पाए जाते हैं जहाँ का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। इसके एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लाज्मा, थर्मस एक्विटिस। ठीक है, अब आता है हमारे यूबैक्टीरिया, जिसके बारे में जो हमने सत्य जीवाणु के बारे में बात करी कि हमारा सत्य जीवाणु होता क्या है। तो जो जीवाणु होता है वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, यानी कि सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर नहीं, सिंगल सेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव है। तो जीवाणु की सर्वप्रथम खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और ये हमारा बहुत बार पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज करी थी। ठीक है, उसके बाद आता है कि जीवाणु के सामान्य लक्षण क्या होते हैं हमारे। तो जीवाणु कोशिका सभी जगह पाए जाते हैं, कोशिका में सभी जगह पाए जाते हैं जितने भी जीवाणु होते हैं, जैसे कि जल, थल, वायु आदि। उसके बाद क्योंकि अधिकांश जीवाणु में क्लोरोफिल न मिलने के कारण वे मृतोपजीवी या सहजीवी हो जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इस कारण ये मृतोपजीवी भी हो जाते हैं या फिर सहजीवी भी हो जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता, झिल्लीयुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें मीजोसोम पाया जाता है जिसका कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है, यानी कि झिल्लीयुक्त कोशिकांग जिसके बारे में हम अपने अदबैक्टीरिया में पहले बात कर चुके हैं, वही सेम लक्षण यूबैक्टीरिया में भी होता है क्योंकि ये मोनेरा जगत में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है इनका आकार कि किस आकार के होते हैं। तो इनका जो आकार होता है वो होता है, फर्स्ट होता है इनका कोकस। कोकस यानी कि ये गोल गोल होते हैं, इनका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। तो और फिर क्या होता है कि इसमें ये निम्न प्रकार के होते हैं माइक्रोकोकस, जब कोकस जीवाणु अकेले हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस एगिलिस। उसके बाद आता है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस यानी कि दो गोल इस तरीके से होंगे। तो ये क्या होते हैं, जब कोकस जीवाणु दो होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनी।
थर्ड आता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में हो, यानी कि इस तरीके से हो, ये जो श्रृंखला में दिखाई दे रही इस तरीके से हो, एक लंबी श्रृंखला में हो, तो वो होगा हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, ये रहा इसका एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया कि ये एग्जाम में हमारा पूछ लिया जाता है कि जो जीवाणु होते हैं वो कितने आकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल भी बताओ हमें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस हमारा क्या होता है, जब कोकस जीवाणु अनियमित आकार में व्यवस्थित हो, एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस एरियस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड बेसिलस, यानी कि फर्स्ट हमारा कोकस हो गया, सेकंड आता है हमारा बेसिलस टाइप के। तो बेसिलस टाइप के जो जीवाणु होते हैं ये छड़ आकार के जीवाणु होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा सर्पिल स्पाइरम। स्पाइरम क्या होता है कि सर्पिल आकार के जीवाणु होते हैं, यानी कि एक सर्प के आकार की इनकी संरचना होगी। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा कोमा। कोमा आकार के जीवाणु होते हैं, इनको बोलते हैं कोमाकार, यानी कि जिस तरीके से कोमा होगा उस तरीके से ये जीवाणु होंगे हमारे। इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी, जिससे हमारा हैजा, हैजा जिससे होता है हमें, हैजा किस जीवाणु से होता है, वो होता है कोमा जीवाणु से, सॉरी जो कोमा टाइप के जीवाणु होते हैं विब्रियो कोलेरी से हमें हैजा होता है। हैजा को कोलेरा भी बोलते हैं। ये है हमारी जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जीवाणु की संरचना किस तरीके की होती है तथा उसकी नेमिंग भी कीजिए। तो ये हमने जीवाणु की जो संरचना है वो बनाई है। इसमें क्या होता है, इसमें पाया जाता है एक कैप्सूल, एक कोशिका भित्ति, एक कोशिका द्रव्य कला, एक प्लाज्मिड होता है और इसमें कोशिका द्रव्य होता है एक खाली वाला पार्ट, केंद्रिकाप पाए जाते हैं, इसमें पिलई पाई जाती है, मीजोसोम इसमें पाया जाता है, इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं और ये जो इसमें पूंछी है ये होती है इसमें फ्लैजिला। अब इसके जो जितने भी इसके ये नाम हैं, यानी कि इसमें जो जो पार्ट पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि इनका इसमें रोल क्या है। ठीक है, इसके 3 स्तर होते हैं, यानी इसके मेन स्तर तो 3 ही होते हैं, बाकी तो सब इसके पार्ट्स होते हैं। इसमें 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, पहला होता है हमारा कैप्सूल, दूसरा कोशिका भित्ति और तीसरा हमारा कोशिका द्रव्य कला। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा कैप्सूल होता है उसको स्लाइम परत भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे बाहरी भाग जो होता है पॉलीसैकेराइड का बना होता है, ये इसे इसीलिए स्लाइम परत कहते हैं, और पॉलीसैकेराइड के साथ साथ ये पॉलीपेप्टाइड का भी बना होता है, तब इसे कैप्सूल कहते हैं। यानी कि पॉलीसैकेराइड का बना होगा तो स्लाइम परत कहेंगे और पॉलीपेप्टाइड का बनेगा तो इसको कैप्सूल कहेंगे। इस परत को एक ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, इसकी पूरी परत जो होती है इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी कोशिका भित्ति, यानी कि जो इसका सेकंड स्तर था। ये क्या होता है, ये पेप्टिडोग्लाइकोन NAM और NAG के बना होता है। NAM की फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, और NAG होता है हमारा एन एसिटिल ग्लूटोपिक एसिड। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा कोशिका द्रव्य कला। कोशिका द्रव्य कला क्या होती है, ये प्रोटीन लिपिड की बनी होती है और यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली की भी बनी होती है, यानी कि प्रोटीन लिपिड की बनी होगी और अर्धपारगम्य झिल्ली की ये बनी होगी। उसके बाद आता है हमारा मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है हमारा, यह माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है वही इसमें मीजोसोम काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें मीजोसोम उपस्थित होता है, जो हम लक्षण में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में भी हम लक्षण में पढ़ चुके थे कि इसमें 70S प्रकार के बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं, 2 सब यूनिट 30S और 50S में डिवाइड होते हैं ये। अब आता है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला इसमें गति प्रदान करता है, यानी कि जो एक पूंछ सी है ये फ्लैजिला जो है इसको गति प्रदान करता है। पिलाई का क्या काम है, पिलाई होस्ट से चिपका रहता है, यानी कि जो वॉल वगैरह होती है जहाँ ये चिपके रहते हैं, पिलाई उसमें चिपकने का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, हमारा ये अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है इसका। ठीक है, उसके बाद एपिसोम। एपिसोम क्या होता है, ये मुख्य DNA से चिपका रहता है। तो ये तो बात हो गई हमारी मोनेरा में, यानी कि मोनेरा में क्या आते हैं, मोनेरा में आते हैं हमारे जीवाणु, जीवाणु में आते हैं हमारे आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, कल हम बात करेंगे हमारे सेकंड वर्ग की, कि जो हमारा सेकंड वर्ग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको ये वर्ग इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग में मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपकी समझ में आ जाए और आपको 12th में कोई दिक्कत ना हो, आने वाली क्लास में जो आपको 12th आएगी। 11th में तो ये आपके पास टाइम होता है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो किसी चीज़ को, लेकिन 12th में क्या होता है कि 12th में आपको सारी चीज़ें अगर 11th में ही पता चल जाए तो फिर आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं रहेगी।